हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेंशन ट्रिक और लॉज ऑफ मोशन के अंदर मूवेबल पुली के प्रॉब्लम्स। एम 2017 एम्स 2018 के अंदर इनके प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास मूवेबल पुली के प्रॉब्लम रहेंगे। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जनरली जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो दो तरीके से करते हैं, तीन तरीके से करते हैं। पहला वो लगाते हैं कंस्ट्रेंट मोशन जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। दूसरा वो लगाते हैं रिलेटिव मोशन जो सिर्फ एक दो थ्रेड तक ही वैलिड हो पाता है। तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा टेंशन ट्रिक जिससे आप 10-15 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को बिना डिफरेंशिएशन के आराम से ख़त्म कर दोगे। इसी तरीके के मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम रखे हुए हैं। ये प्रॉब्लम आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ के अंदर और भी बहुत सारी जगह पर आते हुए दिखाई देंगे। तो मैंने इसके ऊपर बेस्ड एक टेस्ट भी रखा हुआ है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, जिससे आप ये चेक कर सकते हो आपको टेंशन ट्रिक आई है या नहीं आई है। और एम्स 2000 जो भी अब आएगा 2020 उसके लिए आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, तो वो टेस्ट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ इस तरीके के, हमारे ये कहलाते हैं मूवेबल पुली के प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। ये सेम प्रॉब्लम एज इट इज़ आपका AIPMT के अंदर आया हुआ है, तो आपने भी कई बार इस टाइप के प्रॉब्लम को बुक्स के अंदर देखा होगा, कई और जगह पर आपने देखा होगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये 3 ब्लॉक का प्रॉब्लम, इसी तरीके से ये मूवेबल पुली के प्रॉब्लम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे इस टाइप का ये प्रॉब्लम 2018-2017 के अंदर था एम्स के अंदर। तो मैंने ऐसे तकरीबन 2 प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं जिससे आपको मूवेबल पुली बड़ी आराम से आ जाएगी। मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उनको मूवेबल पुली में बड़ी सारी दिक्कत आती है, कारण कि एक तो वो डिसाइड नहीं कर पाते यार इसको जल्दी कैसे करना है, डिफरेंशिएशन से करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक पर इसे पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी देखनी पड़ेगी, तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। अब टेंशन ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको सिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे टेंशन ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं। तो यहाँ मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जिसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा कि इंटरनल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक, ये मेरा असर्शन है। रीज़न मेरा ये है, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं तो सब इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन मस्ट ऑलवेज बी ज़ीरो, ये रीज़न है। अब यहाँ जा कर के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने भी सुना तो आप भी कंफ्यूज हो गए, अरे यार क्या असर्शन, रीज़न तो सर ने बोल दिया, सही जवाब क्या दें। तो इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगा। ये भी एम्स में पूछा गया असर्शन रीज़न का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेंटर ऑफ मास तक आपको काम में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसल आउट हो जाए। तो ऐसी फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक्स हैं हमारे पास और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमने थ्रेड कनेक्ट कर रखा है। पुल करने के लिए हमने इधर फोर्स लगा दी। अब ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप होगी। टेंशन कहाँ की तरफ लगती है, अवे फ्रॉम बॉडी। तो इस ब्लॉक नंबर 1 पर टेंशन इधर लगी और ब्लॉक नंबर 2 पर टेंशन इधर लगी। अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स को एक पेयर में ले लें इस तरीके से, इसको बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। ऐसे करने का मतलब अब हमने इन दोनों ब्लॉक को एज अ पेयर सिंगल ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसा करने पर ये T से T हो जाता है कैंसल आउट। तो पहली प्रॉपर्टी इंटरनल फोर्स की होती है कि भाई वो पेयर में लेने पर कैंसल आउट हो जाती हैं, इक्वल और अपोजिट होती है। अच्छा, दूसरा इसी तरीके का, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई टेंशन एक इंटरनल फोर्स है क्योंकि ये पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो रही है। ऐसी और बहुत सारी फोर्सेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सेकंड एग्जांपल आप ये ले लो, ये भी आप बहुत आराम से कोरिलेट कर जाओगे। ये प्लस Q1 का चार्ज है और इधर माइनस Q1 का चार्ज है। अब माइनस Q2 का चार्ज है। अब दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर बोलो कूलम्स फोर्स। तो इस चार्ज ने इस पे कूलम फोर्स लगाई अट्रैक्शन की अंदर की तरफ और इस चार्ज ने इस पे कूलम फोर्स लगाई अट्रैक्शन की अंदर की तरफ। दोनों चार्जेस को अगर हम पेयर में ले लें तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरी इंटरनल फोर्स हमारे पास आई और वो आई कूलम फोर्स। इसी तरीके से थर्ड इंटरनल फोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड इंटरनल फोर्स जो है वो ये है, ये रहे हमारे 2 ब्लॉक्स। मैंने यहाँ से इसे पुश करने के लिए फोर्स लगा दी। इस ब्लॉक नंबर 1 ने ब्लॉक नंबर 2 पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया।
आगे की तरफ, ब्लॉक नंबर 2 ने ब्लॉक नंबर 1 पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया पीछे की तरफ। जैसे ही हमने दोनों को पेयर में लिया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, तो थर्ड इंटरनल फोर्स मिली नॉर्मल रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये जो बेसिक थ्योरी है सीखना बड़ा जरूरी है। जब भी कंसेप्ट आएगा तब अगर आगे चल करके आपको ट्रिक आएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, आप अटकते रहोगे ट्रिक के अंदर। तो ये पूरा ज़रूर देखना आप, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ने एक दूसरे को कर दिया पूरी तरीके से कैंसिल आउट, तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक इंटरनल फोर्स है। आगे और ढूंढते हैं। मान लो मेरे पास ये दो मासेस हैं m1 और m2 के, और इन दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। इसने इसको अंदर अट्रैक्ट किया, इसने इसको इधर तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों को हमने पेयर में ले लिया, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कैसी इंटरनल फोर्स है। इसी तरीके से अगली इंटरनल फोर्स की तरफ बढ़ते हैं और वो है स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे मान लो ये मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं और इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अभी स्प्रिंग तो मेरे पास है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये रही हमारे पास स्प्रिंग, मैंने इसको यूं करके खींचा। खींचने पर क्या हो रहा है, ये वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है इधर की तरफ। देखो मैं छोड़ूंगा तो अंदर भागेगा, तो इस वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है इधर की तरफ, और इस वाले हिस्से पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है आपके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो मैं इसको छोड़ूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागेगा, इसको छोड़ूंगा तो ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये इधर गया और ये इधर गया, यानी स्प्रिंग जो है दोनों एंड्स पर फोर्स लगाता है। अगर स्प्रिंग में हम एलोंगेशन लाते हैं तो फोर्स अंदर की तरफ लगाता है, और सिमिलरली अगर हम कंप्रेशन लाएं तो फोर्स बाहर की तरफ लगाता है। तो मान लो इस स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन है तो फोर्स अंदर की तरफ लगी, इस फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। फॉर्मूला होता है kx। खैर अभी हमें kx की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इधर भी फोर्स लगी, ये होगी स्प्रिंग फोर्स, और इसका फॉर्मूला भी सेम एज इट इज kx। तो इसको अगर हम पेयर में लें तो ये स्प्रिंग फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई। तो पहली प्रॉपर्टी तो इंटरनल फोर्स की समझ आ गई होगी कि भाई ये पेयर में लेने पर कैंसिल आउट कर जाती हैं। और 5 इंटरनल फोर्सेस मैंने आपको दिखाई, कौन कौन सी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कूलम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और 5वीं स्प्रिंग फोर्स। इनसे हमारा एक पंच तैयार होता है। अब हम अगले कंसेप्ट को फोड़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारा कि भाई इंटरनल फोर्सेस तो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या इनका वर्क डन भी कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपको सर वर्क डन का यहाँ क्या काम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वर्क डन का, इसी से हम अपनी ट्रिक डेवलप करेंगे। तो देखना, अब हम थोड़ा सा काम वर्क डन के ऊपर करते हैं। तो कोई भी ट्रिक जो मेरी है, जो चाहे मैं यहाँ पढ़ाऊँ, चाहे मैं अपना ऑप्टिक्स की आपको ट्रिक पढ़ाऊँ, चाहे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाऊँ, वो ट्रिक कभी भी हमने ये सोच के नहीं बनाई कि उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उससे कम से कम 50-60 प्रॉब्लम का सेट सॉल्व होता है। इसलिए वो ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और कई सारे कंसेप्ट को मिक्स करके बनाई जाती है। तो आप जैसे वीडियो लेक्चर्स देखोगे उसके अंदर मैंने जो बहुत सारी जो ट्रिक्स बनाई हुई हैं, चाहे वो काइनेमेटिक्स की ट्रिक्स हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन की ट्रिक्स हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रिक्स हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ खत्म करती है। तो कोई भी ट्रिक ये नहीं है, और ट्रिक वो नहीं होती कि फॉर्मूला बना लिया वो हमारे लिए ट्रिक का काम कर रहा है। नहीं, ट्रिक मतलब कुछ कंसेप्ट्स का ऐसा मिक्सचर जो हमारे सवालों को बड़ी जल्दी से आसान करे। अब आप भी देखना, ट्रिक खुद डेवलप करना सीख जाओगे यहाँ पर। तो वर्क डन पे हम काम करते हैं। तो पहले अब मैं वर्क डन बताऊँ आपको, थोड़ा सा वर्क डन कैसे निकलता है। तो जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स इधर लग रही है, और इस ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस कराया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर। एक्सपैंड करने पर वर्क डन आ जाता है एफ एस कॉस थीटा। अगर हम इसके अप्लाइड रिजल्ट्स पर काम करें, जैसे पहला पॉइंट, मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब एफ वैक्टर इज पैरेलल टू एस वैक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट को मैं x से डिनोट कर ले रहा हूँ। अब अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होने से वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई fx। दूसरा रिजल्ट, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने से इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, और जैसे ही एंगल 180 डिग्री हो गया, वर्क डन की वैल्यू चेक करोगे तो वो हो जाएगी -fx। ठीक है, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि cos 180 -1 होता है। थर्ड पॉइंट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी वो कभी भी कोई वर्क नहीं करेगी।
अब मेरा कहना ये है कि यार वर्क डन के लिए फिर हम एफ एस कॉस थीटा क्यों इस्तेमाल करें। मैं आपको एक सिंपल सा और तरीका देता हूँ। ये तरीका देखने में आपको लगेगा अरे यार मुश्किल है, नहीं, पर ये तरीका मैंने बनाया है इसलिए कि आपको मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई टिग्नोमेट्री ना इस्तेमाल करनी पड़े। तो देखना तरीका ये है कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं, ये तो आसान है, इसमें तो आपको नहीं लगेगा कि यार ये सर का तरीका लेंदी हो रहा है। मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा, उसमें आप मानोगे कि हाँ तरीका आसान है। तो इस फोर्स के हम सबसे पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कभी भी वर्क डन निकालना हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स के कंपोनेंट कर लो। तो फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा। अब वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है वो बेकार हो जाएगा, हमारे किसी काम में नहीं आएगा। तो एफ साइन थीटा बेकार हो गया, एफ कॉस थीटा काम का हो गया। तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। तो मेरा कहना यही है कि भाई जब भी वर्क डन निकालना हो तो हमेशा फोर्स के कंपोनेंट कर लो। वो कंपोनेंट काम का होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, जो परपेंडिकुलर वाला होगा उसको रिजेक्ट कर दो। अब ये कहाँ काम में आता है, तो ये चीज़ काम में आती है हमें इस जगह पर जहां आपको टिग्नोमेट्री लगानी पड़ सकती है। अब जैसे ही ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, ये एंगल थीटा है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मेडिकल का स्टूडेंट पहले ये एंगल निकालेगा, बनेगा 180 माइनस थीटा, फिर आइडेंटिटी लगाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। क्यों लगा रहे हो, सिंपल सा काम करो, मारो कंपोनेंट इसके। तो इधर कंपोनेंट गया एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट गया एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो बेकार हो गया, एफ कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन माइनस आ गया और वर्क डन की वैल्यू हो गई माइनस एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। तो आई थिंक अब वर्क डन क्या फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक और चीज़ है जो मैं क्लियर करूँ, वो है पावर। ये मैं पढ़ा नहीं रहा वर्क डन और पावर आपको, ये बस खाली आपको फ्लो में लाने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नहीं तो फिर कंसेप्चुअली नहीं आएगा, तो फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो अब पावर बता रहा हूँ मैं आपको कि पावर कैसे कैलकुलेट होती है। तो पावर निकालने का तरीका, इसके लिए हमें चाहिए होती है वेलोसिटी। तो जैसे मान लो फोर्स मैंने इधर की तरफ लगाई एफ की और बॉडी की वेलोसिटी इधर है वी की, तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एक्सपैंड करने पर पावर का फॉर्मूला बनेगा एफ वी कॉस थीटा। अगेन देख लो सेम तरीका है। तो यहां पर भी हमारी वही तीन बातें आएंगी। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पावर हो जाएगी एफ वी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पावर हो जाएगी माइनस एफ वी, परपेंडिकुलर है तो पावर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0, और अगेन कुछ एंगल पर है तो हम कंपोनेंट कर लेंगे। और कौन सा कंपोनेंट काम का आएगा, जो पैरेलल वाला होगा। तो यहाँ पैरेलल कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, तो पावर हो गई एफ कॉस थीटा इंटू वी। चलो अब हम लौटते हैं अपने वापस से बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो हम लोगों ने इंटरनल फोर्सेस में ये सीखा था कि भाई इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं क्या इनका वर्क कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। जैसे पहली इंटरनल फोर्स हमने ली थी टेंशन, टेंशन इस पे इधर लग रही है, सिमिलरली टेंशन इस पे इधर लग रही है, ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है एज वेल एज ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है। तो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक पर टेंशन का वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन फर्स्ट ब्लॉक। तो जरा चेक करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना हम इंटरनल का वर्क डन निकाल रहे हैं, एफ का वर्क डन नहीं निकाल रहे। पता चले वहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर ने एफ क्यों नहीं लिया। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल को, एक्सटर्नल को नहीं। तो टी का अगर मैं वर्क डन निकालूं तो कैसा वर्क डन आएगा, माइनस टी एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। W2 पर अगर मैं टी का वर्क डन निकालूं तो वो हो गया प्लस टी एक्स। और देखो जरा टोटल वर्क डन जो इंटरनल का आ रहा है वो आ रहा है 0, है ना। तो यानी यहाँ पर टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को कर रहा है कैंसिल आउट। इसका लॉजिकल रीजन मैं आपको थोड़ी देर में अभी और बताऊंगा डिटेल के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े नॉर्मल रिएक्शन का चेक करें, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, फोर्स इधर लगाई, इस पे नॉर्मल आगे लगा, इस पे नॉर्मल पीछे लगा, ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है, ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है। अब अगर आप वर्क डन चेक करोगे तो एक ब्लॉक पर वर्क डन हो जाएगा, इस वाले पर हो जाएगा प्लस एन एक्स और पीछे वाले पर हो जाएगा माइनस एन एक्स। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो वर्क डन हो जाएगा 0।
यानी टेंशन और नॉर्मल ऐसी इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती हैं, एज वेल एज उनका वर्क डन भी कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, अब आगे काम करते हैं। अब थर्ड एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने कूलम फोर्स का लिया था। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे कूलम इधर लगा और इस पे कूलम इधर लगा। इसको चार्ज नंबर 1 कर लेते हैं, इसको चार्ज नंबर 2 कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएंगे, तो ये भी इधर भागेगा एज वेल एज ये भी इधर भागेगा। तो अब आप चेक करो W1 ये भी हमारा पॉजिटिव है और W2 चेक करोगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, यानी W टोटल अब 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कूलम फोर्स ऐसी इंटरनल फोर्स है जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट तो होती है पर उसका वर्क डन 0 नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप स्प्रिंग फोर्स को चेक करोगे तो स्प्रिंग भी इन दोनों ब्लॉक्स को अंदर की तरफ पुल करके लाएगी और उसका वर्क डन जब आप चेक करोगे तो दोनों वर्क डन W1 या W2 दोनों के दोनों वर्क डन सेम साइन के आएंगे और कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं होंगे और W स्प्रिंग भी नॉन जीरो होगा। इसी तरह W ग्रेविटेशन भी नॉन जीरो होगा। यानी इंटरनल फोर्सेस दो तरीके की होती है। पहली इंटरनल फोर्स वो जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती है एज वेल एज उनका वर्क डन भी जीरो होता है। दूसरी इंटरनल फोर्सेस वो जो पेयर में लेने पर तो कैंसिल आउट हो जाती हैं बट उनका वर्क डन नॉन जीरो होता है। तो अब हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंटरनल फोर्सेस को अलग अलग पार्ट में। तो ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस को दो पार्ट में, और वो दो पार्ट ये हैं कि पहली इंटरनल फोर्सेस तो यहाँ पर जो दो आ रही हैं जिनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ऐसी इंटरनल फोर्सेस हैं जो पेयर में लेने पर तो कैंसिल आउट हो जा रही है एज वेल एज इनका वर्क डन भी जीरो है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वर्क डन भी जीरो है, सिग्मा W लिख रहा हूँ क्योंकि जितने भी वर्क डन का सम निकाल रहे हैं वो इक्वल अपोजिट मिल रहा है, एज वेल एज पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जा रही है। जबकि स्प्रिंग फोर्स और कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी इंटरनल फोर्सेस हैं जिनका पेयर में लेने पर वर्क डन कैंसिल आउट नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इंटरनल फोर्सेस हमारे पास दो तरीके की आ गई। अब ये ऐसा क्यों होता है तो उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये स्प्रिंग है, हमने इसे खींचा, खींचने पर इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, है ना। अब इसका क्या सबूत है कि इसने एनर्जी स्टोर करी है? तो पहला जवाब तो ये, भाई अपना गाल का ये वाला हिस्सा इधर लेकर के आओ और इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा टकराएगा बहुत बुरी तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसने एनर्जी स्टोर करी है नहीं करी है। दूसरा ऑप्शन ये कि हम इसको कंसेप्चुअली देखते हैं, खींचने पर इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली और जैसे ही इसको छोड़ते हैं ये एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी इंटरनल फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, एक वो जो एनर्जी स्टोर भी करती हैं और रिलीज भी करती हैं। दूसरी, अब आप ये माइक का वायर देख रहे हो, मैं इसे खींचूं और छोड़ूं कुछ भी नहीं होगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है या नॉर्मल एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है जो ना तो एनर्जी स्टोर कराती है ना एनर्जी रिलीज कराती है। तो दो तरीके की इंटरनल फोर्सेस होती हैं, एक वो जो एनर्जी स्टोर और रिलीज कराती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दूसरी वो जो ना तो एनर्जी स्टोर कराती है ना एनर्जी रिलीज कराती है। तो ऐसी इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, बट ऐसी इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो नहीं होता। अब इनका वर्क डन भी जीरो होता है एज वेल एज इनकी आप पावर निकालोगे तो वो पावर भी आपको जीरो मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो वो पावर आपको नॉन जीरो मिलेगी। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा असर्शन रीजन के हिसाब से। तो मैं असर्शन बोल रहा हूँ इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसल आउट इन पेयर, तो इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट इन पेयर। अब रीजन ये बोल रहा हूँ, इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड देयर वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। तो अब मेरे को बताओ क्या रीजन सही है? वर्क डन इज ऑलवेज जीरो होता है? नहीं। किनका वर्क डन जीरो होता है? वर्क डन उनका जीरो होता है जो ना तो एनर्जी स्टोर करते हैं ना एनर्जी रिलीज करते हैं। उनका जीरो नहीं होता जो एनर्जी स्टोर भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। तो आई थिंक इतना बेसिक प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे होगे इसे लॉज ऑफ मोशन में कैसे लगाएंगे। तो देखो, अब लॉज ऑफ मोशन में बढ़ने से पहले आपको आइडियल पुली की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं जिससे आप आगे कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ये मेरे पास एक पुली है और इस पुली के दोनों एंड पॉइंट पर ये दो धागे जा रहे हैं और बीच में से ये थ्रेड निकल रहा है।
अब ये पुली आइडियल है। आइडियल पुली की प्रॉपर्टी ये होती है कि आइडियल पुली हमारी मासलेस होती है और स्मूथ होती है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ऐसा होने पर इस आइडियल पुली पर लगने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो आपस में बैलेंस्ड होती हैं। अब जैसे इस आइडियल पुली पर अगर मैंने यहाँ की तरफ टेंशन लगाई तो इस पूरे धागे की टेंशन टी रहेगी, यानी पुली के ऊपर से पास करने वाले धागे में टेंशन चेंज नहीं होती, वो जितनी एक जगह रहती है उतनी हर जगह रहती है। तो इधर अगर टी, टेंशन लगाने का सिंपल तरीका है, टेंशन को दूर भगाओ, लेनी नहीं चाहिए, तो ये टेंशन पुली से हमेशा अवे फ्रॉम पुली एक्ट करेगी। तो ये टेंशन भी ऊपर की तरफ लग गई टी। अब ये जो बीच में धागा जा रहा है इसकी टेंशन कितनी होगी, अगर हमें ये निकालनी है तो हम फोर्स बैलेंस करके निकाल देंगे। तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर करोगे तो इस टी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2t। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दो धागे मिल करके एक में कन्वर्ट हो रहे हो तो इन दोनों धागों की टेंशन ऐड अप होकर के इधर आ जाएगी। तो t और t विल बिकम 2t। तो आगे से हम इस टेंशन को डायरेक्ट लिखेंगे 2t। अब इसी तरीके से एक और आइडियल पुली का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो अब थ्रेड कुछ एंगल पर यूं करके इंक्लाइंड है। अब अगर यहाँ पर हम चेक करें कि क्या होगा, तो ये एंगल मान लो थीटा है, एज वेल एज इस एंगल को भी ले लो आप, थीटा है। अब अगर मैं टेंशन अप्लाई करूँ तो इस थ्रेड में टेंशन इधर लग गई टी, इस थ्रेड में टेंशन इधर लग गई टी, और नीचे की तरफ आ गया टी डैश। अब क्या टी डैश 2t के बराबर होगा? तो नहीं, क्योंकि 2t ऊपर थोड़ा ना लग रहा है। तो अब आपको t के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ t के कंपोनेंट करके दिखाऊं आपको, रेड कलर से मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो ऊपर आ गया t cos थीटा, इधर साइड पर आ गया t sin थीटा, सिमिलरली इधर आ गया मेरे पास t sin थीटा, और ऊपर आ गया t cos थीटा। तो थोड़े पेशेंस के साथ इसको देखना, ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक नहीं सेंटर ऑफ मास तक काम में आएगी आपके। तो थोड़ा पेशेंस से देखना, ये मैं बताने को तो आपको 5 मिनट में भी बता देता, बट फिर क्या होता है बीच रास्ते के सारे कंसेप्ट उड़ जाते हैं, फिर क्या रट्टे मारते घूमो। क्यों मार रहे हो भाई रट्टे? आपको सिखा तो रहा हूँ, आराम से सीखो। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखना। तो टी साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये ना फिजिक्स कोई इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं है कि आए गैस पे रखा पकाए और खा के निकल गए। ये थोड़ा आराम से आती है, तो इसमें आपको कंसेप्ट थोड़े बनाने पड़ते हैं, पकाने पड़ते हैं, तब जा करके अच्छे से आपको समझ आता है। तो मैं भी इसलिए आराम से चल रहा हूँ, मेरे को पता है आपको आ जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस के साथ। तो टी साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर 2t cos थीटा, नीचे टी डैश। तो टी डैश का वैल्यू मेरे पास आ गया 2t cos थीटा। तो समझ आ गई होगी आइडियल पुली की प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली अब हम टेंशन ट्रिक के वर्डिंग लिखने जा रहे हैं। तो टेंशन ट्रिक क्या होती है अब मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, और फिर हम इस पे काम शुरू करेंगे। तो टेंशन ट्रिक कहती है कि भाई टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है। अब देखना, ये पहले आपको नहीं पता होगा, बट अब पूरा कंसेप्ट आप कोरिलेट कर लोगे। तो टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है जो पेयर में लेने पर कैंसल आउट हो जाती है, एज वेल एज इसका वर्क डन एंड पावर भी 0 होता है। तो टेंशन ट्रिक ये कहती है कि टेंशन का वर्क डन भी 0 होता है, यानी सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन भी 0 होता है, और टेंशन द्वारा की गई पावर भी 0 होती है, क्योंकि टेंशन ना तो एनर्जी स्टोर करती है ना एनर्जी रिलीज करती है। तो चलो अब हम लोग प्रॉब्लम में लगाने के लिए रेडी हैं। तो अब पहला प्रॉब्लम तो क्या, पहले तो मैं आपको बेसिक से सिखाऊं। जैसे ये पहला बेसिक एग्जांपल जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं ना, पहले उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स। अब इसके बारे में आप सब जानते हो कि यार इसमें से एक अगर नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, एक की स्पीड v होगी तो दूसरे की भी v ही होगी, ज़्यादा कम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। तो देखिए हमारी टेंशन ट्रिक प्रूव कर पाती है या नहीं कर पाती। तो मैंने मान लिया ये ऊपर जा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 लिया,
और मैंने मान लिया ये नीचे जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 लिया, सही है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन निकालना है तो आप वर्क डन यूज करो, और अगर आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो पावर यूज करो। एक्सेलरेशन के लिए मैं भी बताऊंगा 2 मिनट बाद। तो अब टेंशन अप्लाई करेंगे किस पे, ब्लॉक पर। इस पे टेंशन ऊपर लगी T, और रस्सी एक है तो टेंशन एक ही रहेगी T की। अब वर्क डन चेक करो, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव। और इस वर्क डन का वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो ये वर्क डन हो गया Tx2। सिमिलरली यहाँ अगर मैं वर्क डन चेक करूँ तो ये आ गया नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्यों? क्योंकि टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है जो ना तो एनर्जी स्टोर करती है ना एनर्जी रिलीज करती है। आमने सामने लाओ तो रिजल्ट आ जाएगा x2 बराबर x1। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि दोनों ब्लॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकला। अब अगर हम पावर से चेक करें कि सिग्मा पी इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ तो देखें क्या मिलता है। तो मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है और मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है। तो अब पावर चेक करोगे तो इसकी पावर हो गई प्लस tv2 और इसकी पावर हो गई माइनस tv1 इज इक्वल्स टू 0। तो टी कट गया और रिजल्ट आ गया v1 बराबर v2। तो पावर से हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिला और वर्क डन से हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिला। अब अगर हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है तो भाई जाहिर सी बात है ना, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पावर की इक्वेशन लिख करके अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। नाम मात्र का डिफरेंशिएशन है, कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा dv1 बाई dt इज इक्वल्स टू dv2 बाई dt, और यहां से हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू a2। तो आई थिंक अब आपको मैंने डिटेल से बता दिया कहाँ से क्या मिलता है। तो वर्क डन को 0 करने से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आता है, पावर को 0 करने से वेलोसिटी का रिलेशन आता है, और वेलोसिटी के रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है। अच्छी तरीके से सेट कर लो दिमाग के अंदर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वर्क डन 0, वेलोसिटी चाहिए तो पावर 0, एक्सेलरेशन चाहिए तो उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है पावर वाली का, और यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं काम प्रॉब्लम के ऊपर। तो हमारा पहला प्रॉब्लम ये रहा। देखो दोनों तरफ वेलोसिटी इंडिकेटेड है और हमें वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। क्या लगाओगे, वर्क डन लगाओगे या पावर लगाओगे? तो जवाब है पावर लगाएंगे। तो पावर के लिए हमें पहले टेंशन देखनी पड़ेगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अब टेंशन अगर आप चेक करोगे तो इसकी टेंशन ऊपर की तरफ आ गई, इसकी टेंशन चेक करोगे तो ये टेंशन इधर की तरफ आ गई। अब पावर देखते हैं। तो मेरे को बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर की पावर हो गई नेगेटिव। इसके लिए हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट इधर गया t cos थीटा और इधर गया t sin थीटा। तो चलो कौन सा कंपोनेंट बेकार है आप ये बताओ, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये कंपोनेंट हटा दिया, ये कंपोनेंट रख लिया। अब जितनी पावर है सबको 0 कर देते हैं। तो इधर की पावर मेरे पास आ गई t cos थीटा इंटू v, इधर की पावर मेरे पास आ गई माइनस टी इंटू यू इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। t कट गया और रिजल्ट आ गया u बराबर v cos थीटा। तो कितनी देर का काम था? कुछ भी नहीं, आराम से आ गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। किसका रिलेशन निकालना है भाई? वेलोसिटी का। चलो आ जाओ, लगाओ पावर का कंसेप्ट। उससे पहले टेंशन लगा लो। तो अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक धागा एक ही है, इसकी टेंशन को हम t ले लेते हैं। अब देखना यहाँ t है, यहाँ t है, तो यहाँ की रस्सी में कितना आएगा? ये वही पुली की प्रॉपर्टी यूज करी 2t। अब हमें जो टेंशन चाहिए पुली पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्लॉक पर। तो हम इस ब्लॉक पर डायरेक्ट टेंशन लगा देते हैं ब्लॉक से अभी की तरफ, वो हो गई 2t। अब ब्लॉक पर जो भी वर्क डन है उनको हम पावर कैलकुलेट करके 0 डाल देते हैं। तो यहाँ की पावर मेरे पास हो गई माइनस tv1, यहाँ की पावर मेरे पास हो गई प्लस 2tv2 और इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। आमने सामने ले गए, टी कट गया, v1 बराबर 2v2। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का रिलेशन। इसके अंदर आगे बढ़ते देख लो, एक एक दो दो लाइन से ज़्यादा का होता ही नहीं है, और आप बेकार डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन का निकालना है
तो भाई इसको क्या करो, dv/dt, नाम मात्र का ही तो है, a1 बराबर टू a2, काम खत्म हो गया। मतलब जो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा वही एक्सेलरेशन के अंदर आप ट्रांसफर कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल मेरे पास है, अब देखो ये आता है टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने जो टेस्ट रखे हुए उनके अंदर भी ऐसे ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। क्या है इसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हमें नहीं पता भाई ये कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। वैसे तो अंदाजा लगा भी सकते हो यार, ये दोनों नीचे खींचे जा रहे हैं तो ये ऊपर ही खींचेगा, पर मैं कहता हूँ फिर भी मान लो हमने लगाया ही नहीं दिमाग, हमने सोचा ही नहीं ये कहाँ जा रहा है, रैंडमली कुछ भी कर दिया, या तो नीचे माना या ऊपर माना। अब सही मानोगे तो पॉजिटिव आएगा, गलत माना होगा तो नेगेटिव आएगा। सब मेथड अपने आप ही ऑटो पायलट मोड पे है, अपने आप ही ये खत्म कर लेते हैं अपने आप को। तो आप कहीं भी मान लो, चलो मैंने गलत ही मान लिया, देखना क्या आएगा। मैंने मान लिया ये नीचे जा रहा है विद स्पीड v। अब पहले वर्क डन लगाएं या पावर लगाएं, तो भाई बड़ी देर हो गई आपको पढ़ते पढ़ते। वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो क्या लगाओगे, पावर। डिस्प्लेसमेंट का निकालना है तो वर्क डन। बट पहले टेंशन लगाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक रस्सी एक ही है, तो टेंशन का नाम हो गया t। इधर t, तो इस रस्सी में आ गया 2t, तो 2t मैंने ब्लॉक पर ऊपर लगा दिया। सिमिलरली इधर मैंने t लगा दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं इधर की पावर। तो इधर की पावर हो गई मेरे पास -2t, इधर की पावर हो गई -2tv। लास्ट में इधर की पावर हो गई -3t, इज इक्वल्स टू हो गया 0। 3t और 2t 5t हो गया, तो -2tv इज इक्वल्स टू 5t। t से t कट गया और v का वैल्यू आ गया -5/2। तो लो हो गया ना प्रूफ। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन यही तो इंडिकेट कर रहा है कि भाई डायरेक्शन आपने गलत ले लिया, इसको ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो आप कहीं भी मान लो डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही किया होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत करा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल AIPMT का आप बहुत आराम से खत्म कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ टेंशन लगाते हैं। तो यहाँ टेंशन हो गई t, सिमिलरली यहाँ टेंशन हो गई t। अब यहाँ क्या लगाऊं, 2t लगाऊं, नहीं, t और t इधर गया तो इधर साइड आएगा 2t cos थीटा। अच्छा, अब इसकी पावर, तो इसकी पावर हो गई -tu, इसकी पावर हो गई +2t cos थीटा u, सॉरी v, और इधर की पावर हो गई -tu और इज इक्वल्स टू 0। अब इसे आप इक्वेट करोगे तो u इज इक्वल्स टू v cos थीटा। तो ये लो AIPMT का प्रॉब्लम आपका खत्म, सिर्फ 1-2 लाइन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल कर लोगे अपने आप। तो मैं इस सवाल में बस खाली एंड दे रहा हूँ। टेंशन इधर की t, यहाँ से यहाँ तक टेंशन t, यहाँ की टेंशन हो गई 2t। डायरेक्शन मैंने दे दिया, कहाँ की तरफ दिया, नीचे। सही होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत होएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप पावर इक्वेट करके 0 कर देना, आपको इधर का v मिल जाएगा। तो ये मैंने आप पे छोड़ा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं सिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम अच्छा खासा प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर रस्सी को डायरेक्ट खींचा जा रहा है। ऐसा एम्स 2018 में भी था, 17 में था। रस्सी को डायरेक्ट खींच लिया। जब भी रस्सी डायरेक्ट खींची जाए, आप इधर एक छोटा सा पॉइंट बना लो या एक छोटा सा ब्लॉक बना लो। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये पॉइंट आपके लिए एज अ ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो अब आपके पास 2 ब्लॉक हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब आप जैसे टेंशन लगाते हो बिल्कुल वैसे ही लगाओ। तो बात ध्यान रखना, अगर रस्सी डायरेक्ट खींची जा रही हो, पॉइंट बनाओ और दैट पॉइंट विल एक्ट एज अ ब्लॉक। अब लगाओ टेंशन, तो यहाँ पर टेंशन आ गई ऊपर टी। अब ध्यान से देखना, ये टेंशन टी इधर है। अब ये उल्टी बढ़ गई क्योंकि यहाँ तक तो टी आ गई, बट यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई। तो अब इंस्टेड ऑफ एडिंग, ये टेंशन हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इधर टेंशन गई कितनी बेटा, t/2, और इधर गई t/2, यहाँ आई टेंशन t। अब ये t/2 फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई t/4, और इधर भी आ गया t/4। तो ये था पहला ऑप्शन जिसमें आपने देखा अगर हमने टेंशन इधर मानी तो इधर उतरने पर हमें डिवाइड करते चली जानी पड़ रही है। अब डिवाइड करना हमारी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। बेस्ट क्या था, ऐड करना t 2t। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप टेंशन वहां से लिखनी शुरू करो जहां से वो ऐड हो, हमेशा कंफर्टेबल रहोगे। इसके लिए बस थोड़ा सा प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इधर की टेंशन t ले लूँ तो t चलो लेते ही हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। मैं डिवाइड करने वाला प्रोसेस एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने इधर का टेंशन t ले लिया। अब इधर t, तो यहाँ आ गया 2t। ये 2t, तो इस पूरी रस्सी में 2t रहेगा, तो इधर आ गया 4t, और यहाँ से यहाँ तक 4t का टेंशन एक्ट करता रहेगा।
तो इधर का टेंशन भी 4t। तो हमेशा प्रेफर करो जहाँ से टेंशन ऐड हो रही हो, नहीं तो डिवाइड करने में भी बुराई नहीं कर सकते हो। अब आप पावर लिखो, तो इधर की पावर हो गई -4tu और इधर की पावर मेरे पास आ गई +tv इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, यहाँ से v का वैल्यू आ गया 4 टाइम्स u। तो समझ आ गया। अब इससे ये भी पता चला, तो एक बार ध्यान रखना, अगर कोई ब्लॉक ना हो, डोरी डायरेक्ट खींची जा रही हो, तो पहले पॉइंट बनाओ, पॉइंट आपके लिए ब्लॉक की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है बड़ा प्रॉब्लम, अब इसको भी आप बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। जरा चेक करो, रस्सी डायरेक्ट खींची जा रही है, तो पॉइंट बनाया, दिस पॉइंट विल एक्ट एज ब्लॉक, और टेंशन लगा दी। अब ये रस्सी में टेंशन एज इट इज यहाँ से यहाँ तक टी रहेगी। अब बड़े संभाल के लगाना, देखो इधर टी, तो इस ब्लॉक पर इधर की तरफ आ गया 2t, ये पूरा इधर से इधर तक टी है, तो ये टी, तो एज वेल एज इधर आ गया 2t। ठीक है, अब इधर आते हैं, तो इधर टी, तो इधर की तरफ हमारे पास आ गया 2t। ये पूरी रस्सी में यहां तक टेंशन टी की है। अब एक एक जगह की पावर लेते हैं। यहां की पावर हो गई -tu, इस ब्लॉक के ऊपर पावर हो गई, चेक करो, टोटल टेंशन हो गई 4t, वेलोसिटी हो गई 3u, सेम डायरेक्शन में है, तो +4 × 3 हो गया 12tu। इधर की पावर, इस वेलोसिटी को मैंने इधर मान लिया, तो इधर की पावर हो गई, टेंशन हो गई 3t इंटू वेलोसिटी हो गई v प्लस 3tv इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितना आया, तो 12tu माइनस tu यानी 11tu प्लस 3tv इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से v का वैल्यू आया -11/3 टाइम्स आ गया मेरे पास u। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये ब्लॉक इधर नहीं जाना चाहिए, ये ब्लॉक राइट हैंड साइड की तरफ चलना चाहिए विद वेलोसिटी 11/3u। तो आई थिंक पॉइंट समझ आ गया होगा कैसे करके हमें प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये एम्स के प्रॉब्लम रखे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये भी सिखा दूँ मूवेबल पुली इसमें कैसे अटैम्प्ट करी जाती है। तो मूवेबल पुली के प्रॉब्लम हमारे 3 स्टेप में होते हैं। पहली स्टेप, हमें इनके एक्सेलरेशंस को ढूंढना है। सबसे पहले मान लो, तो मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है। अब आपको इन एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना होगा बाय यूजिंग टेंशन ट्रिक। अब हमने टेंशन लगाई, इधर की टेंशन t, इधर की टेंशन 2t। तो अब हम रिजल्ट लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया जो वेलोसिटी का रिजल्ट आता है वही एक्सेलरेशन का आता है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो इधर जो रिजल्ट मिलेगा टेंशन ट्रिक से वो मिला +ta1, यहाँ जो रिजल्ट मिला वो मिला -2ta2 इज इक्वल्स टू 0, कट गया और रिजल्ट आ गया a1 इज इक्वल्स टू 2a2। तो पहला काम है टेंशन ट्रिक की हेल्प से a1 a2 का रिलेशन लिखना। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। दूसरा काम है अब इनके ऊपर फोर्सेस लगाना। इस पे नीचे लगा mg का वैल्यू हो गया 100 न्यूटन, इस पे नीचे लगा mg वो हो गया 40 न्यूटन। अब आप अपना दोनों ब्लॉक्स के ऊपर लॉज ऑफ मोशन लगाओगे। तो ये होगी फर्स्ट स्टेप। ये आप तब करना जब आपने लॉज ऑफ मोशन पूरा पढ़ रखा हो, ठीक है ना, जहाँ आपने नेट फोर्सेस सीख रखी हो। तो अदरवाइज ये समझने में आपको नहीं तो दिक्कत आएगी। तो लॉज ऑफ मोशन में जहाँ आपने पुली के प्रॉब्लम सिंगल पुली पढ़ रखे हो देन फिर आप इसको सीखना। तो अब हम इस पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma लिखने जा रहे हैं। और नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma लिखने का तरीका, मेरा तरीका ये होता है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब इस ब्लॉक को चलाने वाला, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये चलाने वाला हो गया, ये रोकने वाला हो गया। तो चलाने वाला फोर्स हो गया t, रोकने वाला हो गया 40 और मास इसका हो गया 4 और एक्सेलरेशन इसका a1। अब आप देख रहे हो a1 की वैल्यू 2a2 के बराबर है, तो मैं इसे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a1 से रिप्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स a2। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसी तरीके से थर्ड वाले ब्लॉक पर आ जाते हैं। ये एक्सेलरेशन नीचे है तो ये चलाने वाला, ये रोकने वाला। तो इक्वेशन बनी 100 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स a2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड।
अब करेंगे क्या, इन दोनों को सॉल्व करके a2 की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे, देखो बेटा इनको ऐड करने पर t तो कटेगा नहीं, तो पहले हमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर ले चल रहा हूँ। तो हमारी पहली इक्वेशन थी t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 8a2 और दूसरी इक्वेशन थी 100 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स a2। अब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों अब ऐड करने पर कैंसिल हो गए। इधर बचा 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 26a2। यहाँ से मेरे पास a2 का वैल्यू आ गया 20 डिवाइडेड बाई 26। a2 आ गया तो अब a1 तो आ ही गया, बाई यूजिंग रिजल्ट a1 बराबर 2a2। और इसी तरीके से किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपके पास टेंशन आ गई। अच्छा, इस चीज़ को 2 स्टेप 3 स्टेप से लिखने की बजाय एक स्टेप में भी मैंने लिखना सिखाया है, पर वो मैं अभी नहीं बता रहा। उसका कारण ये है कि वो अभी आप समझ नहीं पाओगे, कारण उसके लिए और थोड़ी सी बैक नॉलेज की ज़रूरत होती है, प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मैंने वीडियो लेक्चर के वक्त इसको पूरा डिटेल से बताया हुआ है कैसे आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो बिना इतनी 3 स्टेप्स लगाए हुए। तो वो पार्ट मैंने वीडियो लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। और साथ में जहाँ टेस्ट के सोल्यूशन बताया ना, वहाँ पर भी मैंने इसको क्लियर कर दिया है कैसे इसको एक लाइन के अंदर लिखना है, तो आप वहाँ भी चेक कर लेना। अच्छा, अब a1 आ गया, a2 आ गया और पुट करने पर हमारे पास टेंशन आ गया। तो आई थिंक मल्टीपल ब्लॉक का समझ आ गया होगा, तो वापस रिवाइज कर लो। पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखो टेंशन ट्रिक से, देन फिर आप अपना नेट फोर्स बराबर ma करो, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, पुट करने पर टेंशन आ जाएगा। एक और सवाल, लास्ट प्रॉब्लम, वो ये रहा। अब इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 कर दिया और इसका एक्सेलरेशन मैंने a2 कर दिया। इस पे टेंशन t आ गई और इस पे टेंशन 2t आ गई। अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख लो a1 बराबर 2a2 और चेक भी कर लेना यही मिल रहा होगा। तो और अगर इधर 3t होती तो a1 बराबर 3a2, a1 बराबर 4a2, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप टेंशन ट्रिक लगाओ ही लगाओ। अब तो आपका फ्लो बन गया है, तो आप सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हो। अब लगाते हैं बाकी की फोर्सेस। तो नीचे लगा इसका mg साइन थीटा, mg हो गया 40, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, आंसर बचा 20। इसमें नीचे की तरफ आ गया हमारे पास 80। अब हम इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। तो इस ब्लॉक की इक्वेशन जो मेरे पास बनी वो बनी चलाने वाला t माइनस रोकने वाला 20 इज इक्वल्स टू मास हो गया 4 और साथ में आ गया a1। अब पहले a1 की जगह पुट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ a2, तो इक्वेशन बन गई t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ट्वाइस ऑफ a2। अब हम इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो गई चलाने वाला हो गया 80 माइनस रोकने वाला 2t इज इक्वल्स टू 8 इंटू a2। 2 का कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ। अब आप दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही 2t से 2t हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर बचेगा 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन हो गया a2, साथ में बचा 4 to 8 to 16 प्लस 8। तो फाइनल आंसर a2 का मेरे पास आ गया 40 डिवाइडेड बाय 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको और कट कर सकते हो, a2 आ गया तो यहाँ से a1 आ गया और पुट करके टेंशन आ गई। तो आई थिंक अब आपको टेंशन ट्रिक तो अच्छे से आ गई होगी। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार टेंशन ट्रिक का प्रॉब्लम या मल्टीपल पुली का प्रॉब्लम आएगा तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, वो भी गिवन टाइम लिमिट के अंदर। अब मैंने इस पर टेस्ट रखा हुआ है, टेस्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अब एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, फिजिक्स का स्कोर 140 150 बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से ला सकते हो। बस करना क्या है, आपने मेथड्स सही रखने हैं, आपको लेंदी मेथड्स नहीं लगाने। आपको ऐसे बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेथड्स मैं बना के दूंगा, उसको आपको अप्लाई करना है, जिससे आपके प्रॉब्लम्स फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। तो चलो अब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। थैंक यू सो मच।